कुछ चीजें पूछ लूं आपसे? ठीक है। संसद की बात कर रहे थे हम। कुछ आर्टिकल बताए थे मैंने आपको लास्ट, है ना? ठीक। कुछ कुछ आर्टिकल लिख रहा हूं, आप बताना किस आर्टिकल का संबंध किससे है। अनुच्छेद 85 का संबंध किससे? लोकसभा का विघटन करना और संसद के सत्र को आहूत करना व सत्रावसान करना। ठीक। अनुच्छेद 100 जो है वो किसके बारे में बतलाता है? संसद की गणपूर्ति, क्या बोलते हैं, कोरम। और कोरम कितना होता है? 1/10 होता है। साधारण विधेयक को लेकर के कौन सा अनुच्छेद पढ़ा था? अनुच्छेद कौन सा? 107। अनुच्छेद 108 किसके बारे में बतलाता है? संयुक्त बैठक किसकी? लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाते हैं अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति। अनुच्छेद 109 क्या है? धन विधेयक की प्रक्रिया। धन विधेयक को परिभाषित कहां किया है? अनुच्छेद 111 क्या है? अनुच्छेद 111 के अंदर साधारण विधेयक को लेकर के राष्ट्रपति अनुमति दे सकता है, अनुमति देने से इनकार कर सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है और पॉकेट वीटो का यूज कर सकता है। ये चीजें यहां तक आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। अनुच्छेद 105 की भी बात की थी, संसद के सदस्यों का विशेषाधिकार की बात की थी, पता है आपको? अनुच्छेद 101 क्या बतलाता है? अनुच्छेद, हाँ, रिक्त स्थानों के बारे में बतला। अनुच्छेद 101 कैसे हो सकते हैं रिक्त स्थान? एक सदस्य दो सदनों का एक साथ सदस्य बन जाता है तो फिर बताना पड़ेगा। 10 दिनों का समय रहता है उसके अंतर्गत, जैसे लोकसभा राज्यसभा किसका सदस्य रहना चाहता है तो उसके बारे में बताना पड़ेगा। यही कंडीशन लोकसभा या फिर राज्य की विधानसभा, इस प्रकार की कोई कंडीशन होती है तो भी आपको बताना पड़ेगा। 14 दिन का टाइम पीरियड होता है मे भी, है ना? और या फिर यदि कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति 2 सीटों से एक साथ जीत जाता है तो भी समय रहते बताना पड़ेगा, वरना वहां से दोनों से स्थान क्या माना जाएगा? रिक्त माना जाएगा। अनुच्छेद 102 क्या बतलाता है? संसद सदस्यों की निर्भरताएं किस प्रकार से अयोग्य घोषित होगा? अयोग्य घोषित करने का जो अधिकार है वो किसको है? अनुच्छेद 103। और कौन? राष्ट्रपति। किसके परामर्श पे? केंद्रीय निर्वाचन आयोग के परामर्श पे। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अनुच्छेद 104 आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, बस थोड़ा ये याद रखना कि अच्छा, बिना किसी अनुच्छेद 99 के तहत यदि हम बात करें, शपथ ग्रहण नहीं किया और उसके बावजूद कोई उपस्थित है और उसके बाद में वो सदन में भागीदारी निभा रहा है बिना सदन का सदस्य रहते हुए, ऐसा माना जा सकता है, तो फिर उसके ऊपर 500 रुपये जुर्माना राशि लगती रहेगी लगातार। ये कंडीशन है थोड़ी। 105 हमने पढ़ा कि विशेषाधिकार है। 106 जो है संसद सदस्यों के जो वेतन भत्ते हैं उसके बारे में। 107 आपको पता है किसके बारे में? दोनों सदनों में कहीं भी साधारण विधेयक की बात करें तो प्रस्तावित किया जा सकता है। 108 संयुक्त बैठक, 109 धन विधेयक की प्रक्रिया, 110 धन विधेयक की परिभाषा और साधारण विधेयक को लेकर के अनुमति देने का जो राष्ट्रपति की शक्ति है अनुच्छेद 111। और उसके बाद हम बात करेंगे अनुच्छेद 117। 117 एक के बारे में बात करेंगे, अनुच्छेद 117 3 के बारे में बात करेंगे। आज यही पढ़ने वाले हैं। वित्त विधेयक। वित्त विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? वित्त विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? हम 3 प्रकार की चीजें पढ़ते हैं। धन विधेयक अनुच्छेद 110 में, वित्त विधेयक अनुच्छेद 117 1 में, और वित्त विधेयक दूसरे वाला अनुच्छेद 117 3 में। अच्छा, थोड़ा ध्यान रखना, वित्त विधेयक जो है अनुच्छेद 117 1 में जो है और धन विधेयक जो अनुच्छेद 110 में है उसमें कुछ बातें कॉमन है, ये ध्यान रखना। हम अनुच्छेद 117 1 वाली बात पढ़ेंगे ना तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 110 में वर्णित वो सारे के सारे जितने विषय वो तो होंगे ही, और ऐसे विषय भी शामिल होंगे जो कि अनुच्छेद 110 में नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि वित्त विधेयक थोड़ा सा व्यापक रहेगा। और अनुच्छेद
17(3) की यदि बात करें तो उसके अंदर धन विधेयक की जो बातें अनुच्छेद 110 में दे रखी है वो उसमें शामिल नहीं होगी। पर आपको कंपैरिजन करना है दोनों का कि धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या अंतर हो सकता है, किस चीज के लिए थोड़ी समान स्थिति दिखाई पड़ती है, वो आपको ध्यान में रखना है। तो थोड़ा सा समझना, अनुच्छेद 110 के तहत हम धन विधेयक की जहां बात करते हैं, धन विधेयक आप सबसे पहले बताओ कहाँ रखा जाता है, लोकसभा में, और राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से आता है। ये दो कंडीशन ही सेम कंडीशन यहाँ भी है। अनुच्छेद 117(1) में धन विधेयक पहले कहाँ लाया जाएगा, लोकसभा में, और पूर्व सहमति से किसकी, राष्ट्रपति। बाकी जो चीजें हैं इसके बाद में राज्यसभा में जाएगा तो राज्यसभा कैसी शक्तियों का प्रयोग करेगा, वो सेम शक्तियां रहेगी जो कि राज्यसभा साधारण विधेयक को लेकर के जिन शक्तियों का प्रयोग करता है, वो उस विधेयक पे अनुमति दे सकता है, मना कर सकता है, संशोधन के लिए कह सकता है, 6 महीने तक रोक के रख सकता है। राष्ट्रपति उसके बाद क्या कर सकता है, गतिरोध की स्थिति में अनुच्छेद 108 का पालन कर सकता है, मतलब संयुक्त बैठक बुला सकता है। ये बात आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है। लास्ट हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा मेंशन करना। संसद किस अनुच्छेद में है ये पता है क्या आपको, बोल तो नहीं गए तुम पीछे पीछे जो पढ़ा है आपने, कौन से अनुच्छेद में, 79 में। और राज्यसभा का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में, पहले राज्यसभा अनुच्छेद 80, और अनुच्छेद 81 में लोकसभा। 82 में थोड़ा ये ध्यान रखना कि संसद के जो जनगणना के पश्चात जो पुनः समायोजन करना है संसद सदस्यों के बारे में, जो है ना परिसीमन वगैरह जो हम देखते हैं कि आयोग जो बनते हैं, उसको लेकर के अनुच्छेद 82 थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी कोई ज्यादा अंतर नहीं है इन सब चीजों में जी। लोकसभा अध्यक्ष को, और लोकसभा अध्यक्ष किसको, उपाध्यक्ष को, ये ध्यान रखना, ठीक है। और फिर आपको कंडीशन यहाँ थोड़ी ध्यान में रखनी है कि राज्यसभा में क्या होता है, राज्यसभा में सभापति अपना जो इस्तीफा देगा या त्याग पत्र देगा वो किसको देगा, राष्ट्रपति को, क्योंकि राज्यसभा का सभापति क्या होता है, उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति होते हुए वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यदि बात की जाए कि उपसभापति अपना त्याग पत्र किसको देगा, तो वो राज्यसभा का सभापति रहने वाला है। आई बात समझ में, ये थोड़ा ध्यान में रखना। क्या लोकसभा सदस्य मत दे सकता है उस सदन में जिसका वह सदस्य है, मत दे सकता है, निर्णायक मत देता है, ध्यान रखना है ना, निर्णायक मत देता है। निर्णायक मत का मतलब जब मत बराबर हो जाते हैं तो उस कंडीशन में निर्णय करने के लिए मत दिया जाता है, वो निर्णायक मत कहलाएगा। अगली बात समझ में। फिर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा का सभापति क्या अपना मत दे सकता है, वो सदन का सदस्य तो नहीं होता, लेकिन वो भी निर्णायक मत देगा, ध्यान रखना, ठीक है। ये चीज आपको थोड़ी ध्यान में। वित्त विधेयक पढ़ रहे थे क्या हम लास्ट में, ठीक है। वित्त विधेयक को कितने भागों में बांटा है, वित्त विधेयक 3 भागों में विभाजित। अनुच्छेद 110 इसमें क्या है, धन विधेयक। अनुच्छेद 100 आपकी नोट्स में थोड़ी मिसप्रिंट हुई है, थोड़ी ध्यान रखना। अनुच्छेद 177 लिख रखा है कहीं, है ना, थोड़ा चेक कर लेना पीडीएफ वगैरह के अंदर, कहीं तुम 177 लिख दो, सही कर लेना उसको। अनुच्छेद 100 मैं वही लिख रहा हूँ, अनुच्छेद 117(1) ये वित्त विधेयक है कौन सा, हाँ वित्त विधेयक फर्स्ट वाला ये, ठीक है। हम बात करेंगे अनुच्छेद 117(3), ये वित्त विधेयक कौन सा है, यहाँ से क्वेश्चन प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन बनते हैं चांस थोड़े कम होते हैं, अगर मेंस वगैरह देते हैं तो वहाँ आपसे थोड़ा अंतर पूछ लिया जाता है कि वित्त विधेयक कौन सा होता है, वित्त विधेयक में कौन कौन सी चीज़ें आती है परिभाषित करने के लिए। और धन विधेयक जो है वो धन विधेयक है या नहीं है इसका निर्णय करने का अधिकार किसके पास होता है,
लोकसभा के अध्यक्ष के पास होता है। थोड़ा ये ध्यान रखना। ये तो हमने पढ़ लिया ना धन विधेयक। हमें क्या पढ़ना है? वित्त विधेयक। कौन सा? फर्स्ट पढ़ा, अनुच्छेद 117 एक। ये थोड़ा सा देख लेना, फिर लिखते टाइम आपको थोड़ा याद रहे कि इसके अंदर धन विधेयक वाली बातें तो शामिल है ही। मतलब अनुच्छेद 110 के अंदर जो बातें लिख रखी है वो तो बातें है ही शामिल, लेकिन इसमें वो बातें भी शामिल है जो अनुच्छेद 110 में नहीं है। आ रही बात समझ में? इसका मतलब वित्त विधेयक, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कोई भी धन विधेयक जो है वो वित्त विधेयक नहीं हो सकता, लेकिन वित्त विधेयक एक धन विधेयक हो सकता है। हो सकता है, नहीं हो सकता? ये धन विधेयक व्यापक है या इससे थोड़ा कम पड़ता है ना? इसका मतलब धन विधेयक का दायरा कम है, वित्त विधेयक का दायरा ज्यादा है। कोई भी धन विधेयक जो होगा वो क्या कहलाएगा? वित्त विधेयक। लेकिन सारे सारे वित्त विधेयक तो धन विधेयक नहीं हो सकते। ये बात समझ आ रही है? ठीक, वित्त विधेयक फर्स्ट लिखो। देखो, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद, वित्त विधेयक फर्स्ट, देखो इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 117 एक के अंतर्गत किया गया है। एक 117 एक के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट लिखो, तथा यह वे विधेयक है जिसमें अनुच्छेद 110 में वर्णित धन विधेयक की विषय वस्तु तो है ही, बल्कि इसमें वो भी बातें शामिल हैं जो अनुच्छेद 110 जो अनुच्छेद 110 में नहीं है, जो अनुच्छेद 110 में नहीं है। ठीक है, ये दो मामलों में धन विधेयक के समान होते हैं। केवल अनुच्छेद कौन सा? 117 एक की बात कर रहा हूँ। 117 3 की कोई बात शामिल नहीं होगी। ध्यान रखना, धन विधेयक के समान ऐसी कोई चीज 117 3 में नहीं होगी। केवल और केवल अनुच्छेद 117 एक की बात कर रहा हूँ। दो बातें कौन सी? पहली चीज तो आपको ध्यान रखना है कि धन विधेयक के लिए जो हम बातें पढ़ते हैं कि इसको हम पहले किस में पेश करते हैं? लोकसभा में। ऐसे ही वित्त विधेयक जो फर्स्ट है इसको कहाँ पेश किया जाएगा? लोकसभा में। दूसरी चीज, धन विधेयक जो अनुच्छेद 110 में परिभाषित है उसकी हम बात करें तो वो किसकी सिफारिश से आता है? राष्ट्रपति। ऐसे ही वित्त विधेयक 117 एक में जो फर्स्ट वाले की बात कर रहा हूं इसको भी किस में पेश किया जाएगा? सॉरी, इसको किसकी सिफारिश से पेश किया जाएगा? अरे, राष्ट्रपति। आ रही बात समझ में? राष्ट्रपति की सिफारिश से पेश किया जाएगा, ये ध्यान रखना आपको। और बाई चांस नाम भी हो ना तो इसका मतलब आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है कि बाद में अनुमति ली जा सकती है। और कुछ कंडीशन में ऐसा उल्लेख भी मिलता है कि कई बार राष्ट्रपति विधेयक जो पड़ा है संसद के अंदर तो वहीं से बोलता था एक बार पुनर्विचार कर लीजिए।
लाने की आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखो। लिखो, इसमें लिखो, यह दो मामलों में धन विधेयक के समान है। यह दो मामलों में धन विधेयक के समान है। पहला लिखो, इसे भी धन विधेयक की तरह पहले लोकसभा में प्रस्तावित किया जाएगा, प्रस्तावित किया जाता है, ऐसे लिख लो, प्रस्तावित किया जाता है। दूसरा लिखना, इसे भी धन विधेयक की तरह राष्ट्रपति की सिफारिश से ही प्रस्तावित किया जाता है। प्रस्तावित किया जाता है। नेक्स्ट, अब राज्यसभा क्या करेगा? लोकसभा से हो गया ना, राज्यसभा में जाएगा, तो राज्यसभा क्या कर सकता है? धन विधेयक होता है बच्चा ना वो, ये ध्यान रखना। 14 दिन वाला जो लफड़ा रहेगा वो केवल धन विधेयक अनुच्छेद 110 में जो परिभाषित है, केवल उसकी बात कर रहा है, उसके लिए 14 दिनों तक रोक सकता है। अब जो आगे जितनी भी बातें रहेगी, केवल दो ही बातें सेम रही है इसकी, दो बातें जो कि धन विधेयक में, वो सेम दो बातें कहाँ है? वित्त विधेयक अनुच्छेद 117(1) में है। अब इसके बाद में राज्यसभा के पास वो तमाम सारी शक्तियां जो है वो एज इट इज रहेगी, जैसे कि राज्यसभा साधारण विधेयक के ऊपर या तो सहमति प्रदान करता है, मतलब पारित कर देता है, या फिर मना कर देता है, या फिर क्या होता है, 6 महीने तक रोक के रख सकता है, संशोधन कर सकता है, कहने का मतलब कुछ कंडीशन में पहले है ना, और फिर उसके बाद में 6 महीने तक रोक के रख सकता है। 6 महीने तक अधिकतम अवधि होती है उसके पास। फिर उसके बाद में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, अगर ऐसा होता है कि अच्छा गतिरोध बना हुआ है, तो उस कंडीशन में लगभग ये पास हो ही जाते हैं, थोड़ा ये ध्यान रखना, ठीक है। लिखो, राज्यसभा द्वारा इस पर उन सभी शक्तियों का प्रयोग किया जाता है, उन सभी शक्तियों का प्रयोग किया जाता है जिस तरह वह साधारण विधेयक, जिस तरह वह साधारण विधेयक के संबंध में प्रयोग करता है, प्रयोग करता है। लिखो, अर्थात राज्यसभा
स्वीकृति प्रदान कर सकता है। कैसे? अगर वो पारित हो जाता है तो अस्वीकृत कर सकता है। और संशोधन कर सकता है। वह गतिरोध की स्थिति में, डेडलॉक जिसको हम कहते हैं, गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक का आयोजन किया जा सकता है। आयोजन किया जा सकता है। एक कॉमन बात निकल के आती है वित्त विधेयक को लेकर के राष्ट्रपति द्वारा, कि राष्ट्रपति जैसे साधारण विधेयक की बात करूं वैसे सेम बातें यहाँ भी वो अप्लाई कर सकता है। वो इन वित्त विधेयक की यदि मैं बात करूं तो वो वापस लौटा सकता है, अनुमति दे सकता है, अनुमति देने से इनकार कर सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। पुनर्विचार के पश्चात तो आपको कंडीशन पता है क्या होता है, लेकिन एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, ये कंडीशन रहती है। समझ आ रही है क्या बातें ये? धन विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर पता चल रहा है आपको? यदि पहले वाली मैटर अगर आपने अच्छे से कवर किया, थोड़ा बहुत रिवीजन किया तो ये समझ जाएगा। अदरवाइज धन विधेयक भी गोल होगा, वित्त विधेयक भी गोल होगा। ठीक है, वित्त विधेयक की चीज़ें जो है थोड़ा सा ध्यान में रखना। क्या सिंपल सी बातें इसके अंदर, कोई ज़्यादा है ही नहीं। धन विधेयक का मतलब क्या होता है पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए। धन से जुड़ा हुआ है। संचय निधि की बात करें तो वहाँ से अगर कोई पैसा निकालना है, पैसा डालना है, उस प्रकार की चीज़ें पढ़ी हमने। साथ ही साथ हमने ये देखा कोई टैक्स लगाना है, टैक्स बढ़ाना है, टैक्स की मात्रा में कमी करनी है, इस प्रकार की जो चीज़ें होती है। विनियोग के बारे में बात की, अनुच्छेद 114 के तहत हम विनियोग विधेयक की बात करते हैं, वो इस धन विधेयक के अकॉर्डिंग आता है। थोड़ा समझ लेना इनको। फिर उसके बाद में आपको वित्त विधेयक 117 एक की बात करूँ तो धन विधेयक की बातें तो शामिल है ही, वो तो सारी की सारी बातें उसके अंदर डाल दी गई। बट उसके साथ साथ कुछ ऐसी बातें भी है जो कि धन विधेयक अनुच्छेद 110 में नहीं आती। ऐसे याद रख लेना कि इसका मतलब वित्त विधेयक क्या है, धन विधेयक से व्यापक है। क्वेश्चन आपके सामने ऐसे आ सकता है कि कोई धन विधेयक, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक हो सकते हैं, तो सिंपल है, सारे के सारे वित्त विधेयक वो क्या हो सकते हैं, धन विधेयक, क्योंकि वित्त विधेयक बड़ा है। आपने देखा ना, हम जब न्याय निगमन टॉपिक पढ़ते हैं तो उसके अंदर बात करते हैं कि सभी सोना चांदी है, तो छोटे वाला भाग तो सारा ही हो सकता है, क्या बड़े वाला भाग सारा हो सकता है? नहीं हो सकता। वैसे ही इसको आप क्या कर लो, धन विधेयक, इसको क्या कर लो, वित्त विधेयक। इसका मतलब सारे धन विधेयक क्या है, वित्त विधेयक। क्या सारे वित्त विधेयक धन विधेयक है? वित्त विधेयक का दायरा क्या है, व्यापक है। रीजनिंग घुसा दी इसके अंदर, समझ तो आ रही बात? ऐसे समझ लेना, क्योंकि अनुच्छेद 110 के अंदर वो बातें शामिल है और वो इसके अंदर भी शामिल है, लेकिन कुछ बातें ऐसी है जो कि 110 में न होते हुए भी वित्त विधेयक के अंतर्गत आती है। इसका मतलब वो सारी बातें इसके बाहर लिखी गई है, ये बाकी बातें तो इसके अंदर है ही, ये बाहर वाली बातें इसके साथ मेल नहीं खाती। इसका मतलब सारे धन विधेयक तो वित्त विधेयक है, लेकिन सारे वित्त विधेयक जो इधर वाली चीजें वो धन विधेयक नहीं हो सकती। समझ आ रही बात? ये ध्यान रखना। चलिए राष्ट्रपति के लिए लिखिए। लिखो, राष्ट्रपति द्वारा ऐसे विधेयकों पर स्वीकृति प्रदान की जा सकती है, स्वीकृति प्रदान की जा सकती है।
स्वीकृति देने से इनकार किया जा सकता है। स्वीकृति देने से इनकार किया जा सकता है वह पुनर्विचार के लिए लौटाया जा सकता है। पुनर्विचार के लिए लौटाया जा सकता है। आगे वित्त विधेयक सेकंड की बात करेंगे। उतार लिया इसको, जल्दी उतारो फिर। हाँ, उतार लिया। आगे बात करेंगे अनुच्छेद 117(3) की। इसमें क्या है? वित्त विधेयक सेकंड का उल्लेख 3। हाँ, वित्त विधेयक सेकंड का उल्लेख है। वित्त विधेयक फर्स्ट पढ़ लिया आपने, सेकंड की बात करें। वित्त विधेयक सेकंड का उल्लेख है इसके अंदर। क्या है इसके अंतर्गत, ध्यान रखना, सिंपल सी बात समझ लेना। भारत की संचित निधि समझते हो आप? टैक्स वैक्स का जो भी पैसा रुपया जाता है वो उसके अंदर जमा होता है। उसके ऊपर भारत की संचित निधि पे भारित जितने भी खर्चे हैं उनसे जुड़े हुए जो भी विधेयक है वो किस में शामिल होंगे? अनुच्छेद 117(3) के तहत, जिसको हम कौन सा विधेयक बोलते हैं? वित्त विधेयक सेकंड। इसके अंतर्गत आपको कुछ भी अलग नहीं पढ़ना। जो आपने साधारण विधेयक को देख के पढ़ा था ना, जो साधारण विधेयक में जो बातें थी, सेम टू सेम बातें यहाँ रहने वाली है। क्या मतलब इसका? कि ये जो वित्त विधेयक होते हैं सेकंड या वित्त विधेयक अनुच्छेद 117(3) की बात करूं, ये किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं। हमने इससे पहले जो पढ़ा वो लोकसभा में ही लिया जाता है और उसके बाद या फिर राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से आता है। यहाँ कंडीशन क्या है? राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की जरूरत नहीं है। और सिंपल ध्यान रखना, ये लोकसभा में लाया जा सकता है, राज्यसभा में लाया जा सकता है। ये दो चीजें आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है। और उसके बाद में वो सारी कंडीशन है कि राज्यसभा उसके ऊपर अनुमति दे सकता है, मतलब वहां पे वो पारित कर सकता है, वो मना कर सकता है, उसके अंदर संशोधन के लिए बोल सकता है, और हो सकता है वो 6 महीने तक उसको लटका के रखे। अंत में डेडलॉक की कंडीशन में क्या होता है? संयुक्त बैठक होती है। सेम सारी बातें वही है जो कि साधारण विधेयक में। वेरी गुड, लिखिए जरा इसमें। देखो इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत ऐसे विधेयकों को शामिल किया गया है जिसका संबंध
जिसका संबंध भारत की संचित निधि, भारत की संचित निधि से, भारत की संचित निधि पर भारित खर्चों से, खर्चों से, व्ययों से, एक्सपेंडिचर जिसकी हम बात करते हैं, पर इसमें एक चीज और ध्यान रखना, अनुच्छेद 110 में जो बातें इसके अंदर है या नहीं है, अभी बताया मैंने, अनुच्छेद 110 में जो चीजें लिखी है, जो धन विधेयक में, वो सारी बातें इसके अंदर नहीं है, एक भी बात शामिल नहीं इसमें, लिखना। लेकिन इस विधेयक में अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक के विषय इसमें शामिल नहीं है, इसमें शामिल नहीं है। राज्यसभा लोकसभा की दोनों सेम स्थिति है, लिखना। ऐसे विधेयकों को संसद के किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, प्रस्तावित किया जा सकता है। देखो, इसमें राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की आवश्यकता नहीं होती, इसमें राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की आवश्यकता नहीं होती। वह नेक्स्ट लिखना, इसे दोनों सदनों में पारित करवाना आवश्यक है। दोनों सदन पारित करेंगे तभी बात बनेगी, वरना समाप्त हो जाएगा ये, ठीक है, राज्यसभा ने पास नहीं किया तो। एक और बात लिखना, गतिरोध की स्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। ये हो गया आपका वित्त विधेयक, ठीक है। दोनों की तुलना करनी हो तो बता देना कि अच्छा वित्त विधेयक और धन विधेयक में क्या अंतर है, बता सकते हो। एक तरफ मैं धन विधेयक लिखूं, एक तरफ वित्त विधेयक लिखूं, बता दोगे? धन और वित्त, पहली बात, इसमें और इसमें दोनों में अंतर क्या है?
आपको अनुच्छेद 117 1 और 3 नहीं पढ़ना। अब सीधा वित्त विधेयक की बात आएगी तो अब ऐसे समझ लेना कि धन विधेयक की बातें शामिल नहीं है उसके अंतर्गत। पेपर जो बनेगा तो आपका इसी प्रकार से पेपर सेट होगा। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा या तो वो पूरी तरह से व्याख्या आधारित क्वेश्चन रहेगा जिसमें अनुच्छेद 117 1 दे करके या फिर वित्त विधेयक फर्स्ट दे करके फिर वो बोलेगा अब अंतर बताइए। यदि वो वित्त विधेयक डायरेक्ट बोल रहा है तो धन विधेयक और वित्त विधेयक में आप अंतर स्पष्ट कर सकते हो कि क्या वित्त विधेयक होता है क्या धन विधेयक होता है। धन विधेयक की बात ये होती है कि लोकसभा में प्रस्तावित होता है, वित्त विधेयक दोनों सदनों में आ सकता है, किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। फिर धन विधेयक लोकसभा धन विधेयक जो है राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से आता है, यहाँ पूर्व सहमति की कोई आवश्यकता नहीं होती। धन विधेयक को लेकर के कोई संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, यहाँ संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। धन विधेयक को राज्यसभा कितने टाइम तक रोक सकता है? 14 दिन, लेकिन यहाँ पे 6 महीने तक रुका रहेगा, फिर गतिरोध होगा तो संयुक्त बैठक होगी। ये कुछ कंडीशन है, थोड़ा ध्यान रख लेना इसके बारे में। वित्त विधेयक और धन विधेयक क्या है, ये अनुच्छेद 110 में दिया है और ये अनुच्छेद 117 में दिया है। सिंपल इतना और ध्यान रख लेना कि दोनों में अंतर क्या है, वित्त विधेयक और धन विधेयक। याद रख पाओगे? ठीक। आगे आएगा आपका संविधान संशोधन विधेयक। इसके बाद विधेयक समाप्त हो जाएंगे तुम्हारे। पहला पढ़ा आपने साधारण, फिर धन, फिर वित्त, वित्त फर्स्ट, वित्त सेकंड, अब आपका क्या है? संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक, संविधान में जो संशोधन किया जाता है विशेष बहुमत से, कौन से अनुच्छेद में है ये? अनुच्छेद 368। वेरी गुड। और यदि पूछ जाए कि भाग कौन सा है तो बता दोगे? भाग 20 है पक्का? भाग 18 में क्या है? आपातकालीन शक्तियां। ठीक है, 20 याद रख लेना। अनुच्छेद 368 एकमात्र अनुच्छेद आता है इसके अंतर्गत, पूरे एक भाग है जो 20वां, इसके अंदर अनुच्छेद 368 रहेगा। अनुच्छेद 368 से कभी भी किसी संविधान में संशोधन किया जा सकता है, संविधान में संशोधन करना। अच्छा, कुछ चीज़ें जो है वो साधारण विधेयक से हो सकती है, कुछ बातें ऐसे कई बार चीज़ें आपके माइंड में मैनिपुलेट हो सकती है। आप ऐसे कह सकते हो कि अच्छा संविधान में यदि कोई कोमा भी लगाना है, कोई संशोधन करना है, कुछ भी लिखना है तो आप अनुच्छेद 368 का पालन कीजिए। नहीं, आपको ये ध्यान रखना है, अनुच्छेद आपने अगर पढ़ा है 2 और 3, यदि नए राज्यों का प्रवेश करना है किसी मतलब अपने देश के अंदर तो ऐसी कंडीशन में, और साथ ही साथ अनुच्छेद 3 जो दे रखा है उसके अंदर राज्यों का नाम परिवर्तन करना है, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना है, इस प्रकार की जो चीज़ें होती है उसके लिए अनुच्छेद 4 जो है उसके अंदर लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 368 की प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया जाएगा। मतलब क्या होगा? साधारण विधेयक से काम चल सकता है। संघ राज्य क्षेत्र पढ़ा है ना, भाग पहला, 1 2 3 और 4, 4 अनुच्छेद दे रखे। 5 से लेके 11 तक कौन से है? नागरिकता से संबंधित है वो अनुच्छेद, आपको ये ध्यान रखना है। फिर आपके मौलिक अधिकार स्टार्ट हो जाते हैं। भाग कौन सा होता है? अरे भाग 3, भाग 3 में मूल अधिकार है, कहाँ से? 12 से लेके 35 तक। उसके बाद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व, और 51 कै में 11 आपके क्या आगे? मूल कर्तव्य। ये सारी चीज़ें मोटी मोटी पढ़ लेना, थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन सीधा सीधा आपको पता होना चाहिए, कम से कम ये तो पता हो कि संविधान जो बंटा हुआ है वो 22 भागों में है, तो पहले भाग में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। भाग 5वें में क्या है? भाग 5वां स्टार्ट कहाँ से होता है? राष्ट्रपति से। अनुच्छेद कहाँ से? 52 से। सबसे छोटा अनुच्छेद वही है, एकमात्र अनुच्छेद 52, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इतना ही लिखा है। और वो संघ की कार्यपालिका है उसके बारे में बताता है। और संघ की कार्यपालिका मैंने शुरुआत में बात की थी कि अनुच्छेद 52 से लेकर के कहाँ तक है? भाग 5 जो है अनुच्छेद 52 से लेकर कहाँ तक है, उसमें अध्याय बंटे हुए, उसके बारे में ज़्यादा कोई टेंशन मत लेना। कहाँ तक है? 100 नहीं नहीं 100 संघ के बारे में दे रखा है जो 151 तक, ऐसा ही है। संघ के बारे में जो मामला है उसमें क्या क्या आ जाएगा?
राष्ट्रपति आ जाएगा, उपराष्ट्रपति आएगा, मंत्रिपरिषद आएगी, संसद आएगी। संसद जब तुम पढ़ोगे तो 122 तक पढ़ोगे, फिर 123 अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा। 124 से क्या स्टार्ट होगा? न्यायपालिका, उच्चतम न्यायालय, जो आपका 147 तक चलेगा लगातार। 148 में नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, 48, 148, 149, 150, 151 तक। फिर आपका 153 से क्या स्टार्ट होगा? राज्य की कार्यपालिका स्टार्ट हो जाएगी, राज्यपाल स्टार्ट हो जाएगा। ये थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। इसलिए लिखो संविधान संशोधन विधेयक। देखो भारतीय संविधान के भाग कौन सा? 20 में अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन को लेकर उल्लेख किया गया है। और संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। और संविधान संशोधन विधेयक को लेकर राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की आवश्यकता होती है कि नहीं होती? संविधान संशोधन को लेकर केवल धन विधेयक का ध्यान रखना, पूर्व सहमति की आवश्यकता नहीं होती। नहीं होती। नेक्स्ट लिखो, संविधान संशोधन विधेयक जो है मुश्किल होता है थोड़ा या आसान होता है? क्या जरूरत पड़ती है संविधान संशोधन को? संविधान का संशोधन करना है तो कितने लोगों की आवश्यकता रहती है? विशेष बहुमत की आवश्यकता रहती है। पहला वर्ड तो आपके लिए यही ध्यान रखना है, विशेष बहुमत। और विशेष बहुमत ये नाम आए तो पता होना चाहिए कि विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है। विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है? संसद की या सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, आधे से एक प्लस, यदि 200 है तो 101 लोग तो होने चाहिए कम से कम, और साथ ही साथ उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत से ये पारित होता है। यदि इतना नहीं है तो संविधान में संशोधन नहीं हो पाएगा। ठीक है, लिखिए जरा, लिखो संविधान संशोधन विधेयक संसद से विशेष बहुमत
अर्थात संसद के सदन का बहुमत व सदन में उपस्थित व मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता रहती। संविधान संशोधन को लेकर हम बात करें तो संसद से विशेष बहुमत अर्थात संसद के सदन का बहुमत व सदन में उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत की आवश्यकता रहती है, तभी क्या होगा, संशोधन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा, ध्यान रखना। ठीक है। अच्छा, यदि बात की जाए तो संविधान संशोधन को लेकर के, अब मैं लिखवाऊंगा नहीं, सिंपल हम बात करेंगे। संविधान संशोधन को लेकर यदि बात करें तो दोनों सदनों की शक्तियां कैसी रहती है, समान रहती है या अलग अलग शक्तियां हैं? यदि संविधान संशोधन की बात करें तो लोकसभा ने पारित कर दिया या फिर राज्यसभा में जा सकता है, दोनों कंडीशन है इसका मतलब, ये ध्यान रखना। ठीक है। लोकसभा ने पारित कर दिया, राज्यसभा उसके ऊपर क्या एक्शन लेगा, वो मना भी कर सकता है, कंडीशन है उसकी, है ना, संशोधन कर सकता है, ये कंडीशन है उसकी। अच्छा, सिंपल आपको ये ध्यान रखना है कि राज्यसभा जो है वो उसके ऊपर सहमति प्रदान कर सकता है यदि वो अपने यहाँ से पारित कर दे तो। यदि वो नहीं करता तो क्या संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है? क्या संविधान संशोधन को लेकर संयुक्त बैठक का आयोजन किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यदि राज्यसभा ने पास नहीं किया तो वो विधेयक वहीं क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि लोकसभा में यदि पारित हुआ है तो उसी आधार पे विशेष बहुमत से आपको राज्यसभा में पारित करवाना पड़ेगा। वहां यदि पारित नहीं हुआ तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इतनी चीज हम कल पढ़ेंगे आगे। परसों जो क्लास मैंने YouTube पे डाली है वो आज आई है, ध्यान रखना। ठीक है। और देरी हुई है उसके लिए, अगर किसी को क्लास लगानी तो आप लगा सकते हो, वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो अपने आप को। ठीक है, लगाते हो सर? कौन कौन बच्चा लगाता है? वेरी गुड। इसका फ़ायदा ये है कि आपके पास नोट्स है। अभी मैं आपको एक और बता दूं कि नोट्स बाय मनीष बादू टेलीग्राम चैनल पे एक PDF मैंने, सारी PDF जो है लगभग 308 पेजों की PDF है, पेजेस की है ना, तो उसकी यदि बात करें तो वो कंप्लीट मैंने PDF उसके अंदर डाल रखी है। उसमें सारा संविधान है, इंडिया का व राजस्थान का दोनों का। वो PDF निकलवा सकते हो, हाँ, टेलीग्राम चैनल पे निकाल के। उसके बाद में यदि तुम्हें लगता है कि कोई चीज़ नहीं समझ आई तो PDF आगे रख करके आप वो क्लास लगा सकते हो, जितनी क्लासें लगती है। ठीक है, और आंसर जरूर